हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर में मैं सुनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मित्रों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मित्रों, हम लोग लगातार सीटेट के एग्ज़ाम से संबंधित एक एक क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज हम लोग पर्यावरण शिक्षण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि एनिमल एंड प्लांट्स है, उसी पर डिस्कशन करेंगे। मित्रों, बात करें इस चैप्टर की तो आपके पूरे सीटेट सिलेबस सीटेट के ईवीएस सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ये मित्रों माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कभी 2, कभी 4, कभी 6, कभी 10 क्वेश्चन बन गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में इस चैप्टर से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन बने हुए हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो यह चैप्टर जो है वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। मित्रों, आइए हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट्स को विद डिटेल्स समझते हैं, ताकि इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में आप उन्हें गलत ना करें। आइए मित्रों, एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। बात जंतु और पौधे की करते हैं। मित्रों, जंतु और पौधे यानी एनिमल और प्लांट्स की बात करें तो अगर इनके वर्गीकरण की बात करें या ये जाने कि एनिमल और प्लांट्स आए कहाँ से, तो उन्हीं चीज़ों पर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सजीवों को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। एक कर दिया गया कि ये जो हैं आपके प्लांट्स हैं, पादप हैं। दूसरा एक को प्लांट्स पादप कह दिया गया, दूसरे को कह दिया गया जंतु जगत, और तीसरे को कह दिया गया सूक्ष्म जीव। ठीक है मित्रों, ये पहले का डिवीजन था। उसके बाद आप देखेंगे कि व्हिटेकर महोदय आए, और व्हिटेकर महोदय आप देख सकते हैं, व्हिटेकर महोदय ने सजीवों को 5 भागों में क्या किया, 5 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है ना, व्हिटेकर महोदय ने सजीवों को 5 भागों में विभाजित कर दिया। अब देख लेते हैं कि व्हिटेकर महोदय का डिवीजन तो जो था, वो जो 5 भागों में इन्होंने बांटा था जिसको, वो कौन कौन से हैं। तो बात करें पहले डिवीजन की, तो इन्होंने पहला डिवीजन जो किया था मित्रों, वो था मोनेरा। मोनेरा डिवीजन की बात करूं तो मोनेरा डिवीजन में इन्होंने जीवाणुओं के अध्ययन को सम्मिलित किया। ठीक है ना, इन्होंने स्टडी ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कह सकते हैं या बैक्टीरिया को बताया। ठीक है ना, उसके बाद इन्होंने दूसरा डिवीजन जो किया था मित्रों, वो था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा डिवीजन में इन्होंने जिसके अध्ययन के बारे में बताया, या प्रोटिस्टा डिवीजन में जिसका अध्ययन किया जाता है, वो थे अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है ना। अच्छा, पहले 2 यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा डिवीजन जो था, इसमें इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों से अध्ययन के बारे में बताया। यानी प्रोटिस्टा और मोनेरा डिवीजन जो है ये सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद ये आगे आते हैं और इन्होंने डिवीजन किया फंजाई यानी कवक, और कवक के डिवीजन में इन्होंने बताया कि इसमें जो अध्ययन किया जाएगा वो मशरूम एवं फफूंद से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन आप फंजाई या कवक के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद बात करूं, इन्होंने डिवीजन किया एनिमल का यानी जंतु का, और जंतु के अंतर्गत आप देखते हैं कि जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और लास्ट में इन्होंने प्लांट्स में डिवीजन किया, और प्लांट्स के अंतर्गत जो प्लांट्स किंगडम है, इसके अंतर्गत जितने भी पादप आपके पृथ्वी पर पाए जाते हैं सबके अध्ययन हम प्लांट्स किंगडम के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से पहले का डिवीजन जो था वो 3 था, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। जबकि व्हिटेकर महोदय ने 5 प्रकार के पूरे सजीव जगत को 5 भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि मोनेरा पहला, दूसरा बताया इन्होंने प्रोटिस्टा, तीसरा बताया इन्होंने फंजाई यानी कवक, चौथा इन्होंने बताया आपका जंतु यानी एनिमल, और 5वां इन्होंने बताया कि प्लांट्स यानी आपके पादप। इस प्रकार से मिला करके पूरे सजीव जगत को 5 भागों में डिवाइड करके हम अध्ययन करते हैं। आइए, हमें मेनली जो फोकस करना है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वह है मित्रों प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है ना, ऊपर की चीज़ें जो हैं वो आपके सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम ऊपर की चीज़ें यानी बात करें मोनेरा की, बात करें प्रोटिस्टा की, बात करें फंजाई की, तो हम उनका अध्ययन
इस EVS के अंतर्गत नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मित्रों एक और रूप में देखा जाता है सजीव जगत को कि ये सजीव प्राणी जो हैं वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो इस रूप में भी हम सजीवों को बांट सकते हैं कि एक कोशिकीय प्राणी और दो कोशिकीय प्राणी, ठीक है ना मित्रों। तो इसके डिवीजन की बात करें तो यहाँ से ये पूरे सजीव यानी लिविंग थिंग्स का डिवीजन हो गया। आ जाइए आगे चलते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट्स पर आते हैं, पौधे प्लांट्स पर। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, प्लांट्स आपके लिए या बात करें आपकी पृथ्वी के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो आप कहेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, ये आपकी पर्यावरण एवं आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन? ये पौधे जो हैं, यही पौधे आपके पूरे पारिस्थितिक तंत्र को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र में बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है मित्रों, वो आपकी एक चींटी से लेकर हाथी तक होता है, ठीक है ना। सब कुछ सम्मिलित कर दिया जाता है आपके इसी पारिस्थितिक तंत्र में, सब कुछ सम्मिलित है और सबको ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन है? पौधा है, ठीक है ना। आइए, मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। अगर आप पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल कर लिया तो यहाँ आप देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र ये शब्द अपने आप में बहुत व्यापक है, ये सारी चीज़ें अपने आप में समाहित कर लेता है ना। आइए देख लेते हैं कि पौधों के भाग कौन कौन से हैं। मित्रों ये क्लास जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। मित्रों अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम पौधों के भाग पर डिस्कशन कर लेते हैं। पौधों के भाग तथा उनकी भूमिका, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर रोल्स, ठीक है ना। तो आइए, पौधों को मुख्यतः जड़, तना, पत्ती तथा फल फूल आदि में विभाजित किया गया है। इनके जो विवरण, आइए एक एक चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि जड़ का क्या रोल होता है, तने का क्या रोल होता है एक प्लांट्स में, ठीक है ना, लीव्स का क्या रोल है एक प्लांट में। हाँ, तो आइए हम सबसे पहले रूट से शुरू करते हैं। बात मित्रों रूट की करें तो आप देखते हैं कि रूट जो है, सबसे कुछ मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर रूट ना हो तो आप देखेंगे कि जल या खनिज लवण जो पाए जाते हैं, वाटर या मिनरल्स जो आपकी अर्थ में हैं, जड़ के ही माध्यम से, रूट्स के ही माध्यम से ये आपके प्लांट्स के और पार्ट्स तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज ये जो मिनरल्स और वाटर्स हैं ये पौधे के और भागों तक ना पहुंच पाएँ, ठीक है ना। तो देखते हैं पौधे का वह भाग जो प्रायः भूमि के अंदर पाया जाता है जड़ कहलाता है। जड़ दो प्रकार की होती है मित्रों। जड़ के दो प्रकार की बात करें तो एक होती है आपकी मूसला जड़ और दूसरी की बात करें तो वो होती है आपकी झाखड़ा या अपस्थानिक जड़ें, ठीक है ना। तो आइए उन्हें भी हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। हाँ सॉरी मित्रों, बात करें मूसला जड़ और झकड़ा जड़ की या अपस्थानिक जड़ों की, तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बना, वो सीधे एग्जाम्पल आपको पूछ लेगा कि मूसला जल कौन सी है। 4 ऑप्शन बनाते हैं, कोई 3 ऑप्शन जो है वो अपस्थानिक जड़ का दे देगा और एक ऑप्शन जो है वो आपको मूसला जल का दे देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रश्न जो हैं वो आपके परीक्षाओं में पूछे गए। आइए उन एक एक चीज़ों को हम देख लेते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा, मूसड़े जल की बात करें तो आप देखेंगे कि पेड़ों में, या यह एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, गाजर है, कैरेट, फिर आप देखेंगे ये सलजम है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे और भी ये वृक्ष आपके हैं, सरसों के कह सकते हैं, या फिर और भी जो वृक्ष हैं, इनकी जड़ें जो आप देखेंगे तो इन जड़ों की स्थिति आप पाएंगे कि एक मोटी सी
जड़ नीचे बहुत नीचे तक चली जाती, और पेड़ की जो मोटी जड़ जो है, जो बिल्कुल नीचे तक चली जाती, उसी को मूसला जड़ कहते हैं। और जो अपस्थानिक जड़ या जो आप देखते हैं झकड़ा जड़, वो जड़ बहुत नीचे नहीं जाती बल्कि ऊपर ही रहती, ज़मीन के नीचे बहुत अंदर ना जाकर के ऊपर ही रहती है और कई भागों में डिवाइड रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ झकड़ा जल की झकड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़ में, तो आप देखेंगे जिसे हम फाइब्रस रूट्स इंग्लिश में कहते हैं। देखिए ये कई भागों में डिवाइड ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे मूसला जल की, तो ये एक ही होती है और वो ज़मीन के काफ़ी अंदर तक चली जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से झकड़ा और मूसला जल होते हैं। अच्छा, प्रश्न पूछता है एग्जाम्पल के रूप में, आइए उन्हें हम एक एक को देख लेते हैं। मूसला जड़ की बात करते हैं, तो मूसला जड़ में कौन कौन से पौधे आते हैं, आइए एक एक को हम देख लेते हैं। मूसला जड़ में मटर होती है, चना होता है, मूली होती है, गाजर होता है, सरसों है, आम है, चुकंदर है, सलजम है, जामुन है, नीम है ना। उसके बाद आप यूकेलिप्टस कह सकते, मतलब जितने भी एक ऐसे पौधे जिनका तना जो है वो काफ़ी कठोर होता है, हार्ड होता है, उन सब में आप देखेंगे कि यही आपको जड़ मिलेगी। क्या नाम है, मूसला जड़, ठीक है ना। उसके बाद झकड़ा जल की बात कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे जिसे हम अपस्थानिक या फाइब्रस रूट कहते हैं, और मूसला जड़ की बात करें तो इसे हम टैप रूट कहते हैं। झकड़ा जड़ में गेहूँ, घास, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन है ना, ये चीज़ें जो होती हैं इसमें झकड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। मित्रों, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्लास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास में आप बने रहिए। आज की क्लास आपको निश्चित रूप से 3 से 4 नंबर दिला कर जाएगी। क्वेश्चन है मित्रों कि जब बने हैं प्रश्न, इससे क्वेश्चन जब बने हैं तब तब आप देखेंगे कि बहुत सामान्य होते हैं, केवल आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपने क्लास को आराम से पढ़ लिया, देख लिया, तो आप आराम से इनके प्रश्न दे सकते हैं। अच्छा, जड़ के महत्व की बात कर लेते हैं कि जड़ के महत्व क्या हो सकते हैं। जड़ की महत्व की बात करें तो आप देखते हैं जड़ें जो होती हैं वो वृक्ष को या पेड़ को या पौधे को ज़मीन से बांधे रखती, ठीक है ना। तो खांसी बहुत आ रही है, सॉरी। जड़ पौधे को ज़मीन से बांधे रखता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें, ज़मीन से जल खनिज लवण को अवशोषित करके तने के अन्य भागों तक क्या करता है, जड़ पहुंचाता है ना। तो ये जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण, ठीक। आ जाइए अब हमने देख लिया कि जड़ क्या है, जड़ से हमें क्या, जड़ से एक वृक्ष को क्या लाभ पहुंचता है, जड़ का महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है ना। आ जाइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो है तना, ठीक है ना। तने की बात करें तो तना जो है वो पौधे का वह भाग है जो प्रायः भूमि से ऊपर पाया जाता है। आप देखते हैं कि तना जो है, जड़ें जो है वो ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं, जबकि बाकी जितना हिस्सा होता है एक पौधे या एक पेड़ का वो ज़मीन के ऊपर पाया जाता है ना। तना हरे व भूरे रंग का होता है। आप देखते हैं जैसे नागफनी वगैरह देखेंगे तो पूरा तना ही हरा होता है ना। तो ये हरे होंगे, नहीं तो अधिकतर पेड़ के या पौधे के तने जो होते हैं वो आप देखेंगे कि भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। फिर तने से ही पत्तियां एवं टहनियाँ, तने से ही टहनियाँ एवं पत्तियां निकलती हैं। आप देखते हैं तना होगा, तने से टहनियाँ निकलेंगी और टहनियों से पत्तियां जुड़ी रहती हैं, निकलती, ठीक है ना। आ जाइए तने के महत्व, इम्पोर्टेंस आप स्टेम्स देख लेते हैं कि तने का महत्व क्या होता है, ठीक है ना। बात करें तने के महत्व की तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि जो जड़ें आपकी ज़मीन से या भूमि से वो क्या नाम है वाटर्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, वो तनों के ही माध्यम से टहनियों और पत्तियों तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये मीडियम का कार्य करता है, ठीक है ना।
तने जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज पदार्थों को पत्तियों तथा पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। ठीक है ना। अदरक एवं आलू जैसे कुछ तने जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं। अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि कौन से, अभी और चीज़ें मैं एक एक चीज़ इसके लिए पूरा एक ग्राफ टाइप बना लिया है मैंने, ताकि सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएं। प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से ऐसे तने हैं जो ज़मीन या भूमि के अंदर पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा वो अदरक और आलू है जो कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है। ठीक, ये तो हो गई बात तने से। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं पत्ती की। पत्ती यानी लीफ। आप देखते हैं पत्तियां जो होती हैं वो तने में हरे हरे रंग की लगी रहती हैं। ठीक है ना। पौधे की पत्तियां तने व टहनियों के सहारे निकलती हैं। पत्तियों का मुख्य रूप से रंग हरा होता है, कहीं कहीं पीला भी पाया जाता है, हरा नीला भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः बात करें पत्तियों की तो वो हरे कलर की ही पाई जाती है। जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लाल पीली तथा बैगनी रंग की भी होती है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि कहीं कहीं वो लाल पीली और बैगनी रंग की भी पत्तियां मिलती हैं, लेकिन मुख्यतः की बात करें तो आप हरे कलर की ही पत्तियां पाएंगे। बैगनी और पीली या नीली की बात करें तो आप देखेंगे कि ऐसी पत्तियां जैसे मरुस्थलीय एरिया में चले जाइए या समुद्रीय एरिया में चले जाइए तो वहाँ आपको इस कलर की पत्तियाँ दिखाई देंगी। अच्छा, इसके बाद प्रश्न बनता है कि ये जो पत्तियां हैं इनका काम क्या है, इनका महत्व क्या है ना। तो इनके महत्व की बात करें तो पत्तियां सूर्य की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से प्रकाश संश्लेषण करती हैं। क्या करती हैं? जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करती हैं। ठीक, इससे क्या होता है? इससे वो भोजन का निर्माण करती हैं। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है मित्रों, जिसमें आप देखेंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों अभिक्रिया करेंगे और इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज जो होता है मित्रों ये देती है हमें एनर्जी, और साथ ही साथ क्या निकलता है? ऑक्सीजन, प्राणवायु। ठीक है ना। इसीलिए पौधे जो हैं वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? प्राणदाता कहलाते हैं, है ना। जिससे भोजन का निर्माण होता है, यानी C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है ना। पत्तियों से जलवाष्प बाहर निकलता है जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मित्रों सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो आप दिमाग में बैठाए रखिएगा कि जो पत्तियों से जलवाष्प या पानी को भाप के रूप में जो पत्तियां बाहर निकालती हैं वही क्या है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आ जाइए, बात उठी कि पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो आ जाइए थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण के भी बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें मित्रों तो यह एक जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसके माध्यम से जो पौधे होते हैं उनको ऊर्जा मिलती है, उनको भोजन मिलता है। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना। जिसमें क्या होता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके क्या करते हैं? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है ना। जिससे भोजन प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं H2O यानी जल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों मिल करके प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, और ये ग्लूकोज जो है वो पौधों का भोजन हो जाता है और साथ ही साथ प्राणवायु यानी ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है ना। तो ये जो होता है मित्रों ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है, जिससे पौधों को भोजन और हम जीव जंतुओं को ऑक्सीजन मिलती है ना। अच्छा, इसके बाद प्रश्न बनता है कि कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक और कौन से रंग में बिल्कुल कम या होता ही नहीं। तो मित्रों जो लाल रंग होता है, ध्यान दीजिएगा, लाल रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये सर्वाधिक होती है, जबकि जो हरा रंग होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना के बराबर होती है, अर्थात तो रुक जाती है ना।
आ जाइए फूल के बारे में देख लेते हैं। फूल की बात करें मित्रों, तो फूल जो है आप देखते हैं कि फूल सीधे सीधे कह सकते हैं कि फूल के ही माध्यम से बीज बनते हैं, ठीक है ना, सीड्स प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं। तो यहाँ जो है ये हम कह सकते हैं फूल जो हैं वो एक तरीके से पौधों के प्रजनन अंग हो गए, ठीक है ना। आ जाइए, फूल नए पौधों के विकास में सहायता करते हैं, है ना, क्योंकि फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है ना। भिन्न भिन्न पंखुड़ियों का रंग भी भिन्न भिन्न होता है। फूलों के कई भाग होते हैं, जिसमें आप देखेंगे बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर, पुंकेसर। स्त्री केसर माने मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और पुंकेसर यानी स्टेमन जिसे कहते हैं, ये आपका होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, चित्र के माध्यम से हम एकदम हम कह सकते हैं कि फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पूरा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे अभी आपने देखा सीफल यानी बाह्यदल। बाह्यदल की बात करें तो एक पुष्प में आप देख सकते हैं बाह्यदल इस तरीके से रहता है, ठीक। उसके बाद बात करें ओव्यूल की, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो इस तरीके से बना हुआ है ये ओव्यूल होता है, ठीक है ना। ओव्यूल जो होता है ये मादा, आप जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव मटेरियल कह सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव मटेरियल्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ओव्यूल होता है। उसके बाद बात करें, यहाँ देख सकते हैं आप पुंकेसर की बात करते हैं, तो पुंकेसर में आप यहाँ देख सकते हैं एंथर, पराग कोश, ठीक है ना। तो पराग कोश जो होते हैं ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव मटेरियल्स होते हैं। फिर आप फिलामेंट देख सकते हैं, ये देखिए आप इस तरीके से बना हुआ है, जिस पंखुड़ियाँ टाइप जिसे आप कहते हैं, है ना, डल है। फिर इधर आप देख सकते हैं ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है। फिर अंडाशय आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये आपका एक फूल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है ना। एक एक चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लियर हो गई होंगी। आ जाइए, उसके बाद मित्रों है कि सबसे बड़ा फूल रफलेशिया तथा सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। ध्यान दीजिएगा, ये एक कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिएगा रफलेशिया है, और सबसे छोटे फूल की बात करें तो वो वुल्फिया है। एक मिनट मित्रों, जी हाँ, फिर से हम शुरू करते हैं। देखिए अब फूलों के कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली, अब फूलों के महत्व के बारे में देख लेते हैं। फूलों का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना। तो आपने देखा कि फूलों के ही माध्यम से फल बनते हैं। फल जब बनते हैं तो वहीं आपको सीड्स मिलते हैं, और सीड्स जब होंगे तभी एक नए पौधे या एक नए पेड़ का निर्माण होगा, एक नया फूल, एक नया पौधा या एक फूल जन्म लेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि परागकण की प्रक्रिया फूलों द्वारा ही संपन्न होती है, जिसके द्वारा पौधे में प्रजनन क्रिया होती है ना। तो प्रजनन क्रिया जब होगी तो आप जानते हैं कि जंतु हो या जीव हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जब प्रजनन क्रिया होती है, प्रजनन क्रिया के तदुपरांत ही नए जीव किसका सृजन होता है ना। आ जाइए आगे देख लेते हैं। परागण की क्रिया कई प्रकार से होती। हाँ, प्रश्न पूछ सकता है कि परागण की क्रिया कितने प्रकार की हो सकती है। तो परागण की क्रिया की बात करें तो ये वायु द्वारा होती है, ये आपके कीटों द्वारा भी हो जाती है ना। ये वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल द्वारा एवं पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया जो होती है, परागण की क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है, ठीक है ना। फिर कुछ फूल जो खाए जाते हैं देख लेते हैं। ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिन्हें हम खाते हैं, तो वो आप देख लेंगे। केला, सहजन, कद्दू, तरोई जो हैं ये फूल जो हैं इन्हें हम खाते हैं। और कुछ फूल जिनके इत्र बनते हैं वो आपका लौंग, केसर होता है, ठीक है ना मित्रों। मित्रों उसके बाद देखिए क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज की क्लास जो है वो यहीं पर रोक देते हैं। आपने
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लिया है। इससे संबंधित एक छोटी सी क्लास और होगी, हम उसमें और जो बची चीज़ें हैं उनको देख लेंगे। फिर एक क्लास हम आप लोगों की जंतु की लगा देंगे, जिससे आपकी क्लास जिससे आपका ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इससे बनने वाले कोई भी प्रश्न जो होगा वो आप आसानी से कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद साथियों।